मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना के आरोपों को चुनावी मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर मोर्चा खोलने जा रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर कांग्रेस अब कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। पीसीसी में कांग्रेस अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जानकारी दी। साथ ही ये बताया कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। जितने भी प्रताड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के प्रकरण हो, चाहे एसडीएम स्तर के प्रकरण हो, कलेक्टर के यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीजे कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऐसे कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। छोटे छोटे प्रकरणों में लोगों को सताया जा रहा है। अब कुछ नहीं मिला तो 151 में बंद कर दिया। जमानत एसडीएम ले लेता है, लेकिन जमानत न लेकर वो छुट्टी पे चला जाता है एसडीएम। तहसीलदार को कह जाता, तहसीलदार गैर हाजिर हो जाता है। तो 151 केस में भी 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोगों को जेल भेज दिया गया और उनको सताया जा रहा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों को भी अदालत में खड़ा करने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मैदान में उतर रहे हैं। परिवर्तन संकल्प अभियान के तहत कमलनाथ की 3 सभाएं दतिया, खुरई, रहली के बीच में और बदनावर में होंगी। कांग्रेस के पास यहां से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बचाव के साथ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कानूनी घेरे में फंसाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस अपने आरटीआई एक्टिविस्ट को तैयार कर रही है, जो बीजेपी नेताओं की घेराबंदी करेंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में कहीं किसी पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। कांग्रेस को चुनाव के समय ही कार्यकर्ता याद आते हैं, वो इसी बहाने उनसे करीबी दिखा रही है। झूठा केस कोई वो सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं कि झूठा केस लगाया। वो सब जगह जाके ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, जबकि ये हैं किसी के साथ नहीं। बाबा जैसा फेरा लगा के आ जाते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता भगवान भरोसे रहता है। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई चुनाव के ऐलान के पहले ही विकट होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों रोज किसी न किसी नए मुद्दे की तलाश में लगे रहते हैं। इसी कोशिश में कांग्रेस की तरफ से नया मुद्दा कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना का आया है। देखना ये है कि वो इसका कितना फायदा उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मुकदमों पर महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। चुनाव से पहले क्यों उठा मुकदमों का मसला? क्या सचमुच कांग्रेस के कार्यकर्ता किए जा रहे हैं परेशान? कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना के बहाने दिग्गज मंत्रियों को घेरने की है क्या तैयारी? सफल हो पाएगी क्या कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार मुखर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके हितों के लिए कांग्रेस हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ेगी। यह बात दिग्विजय सिंह जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में कही। उनके आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कहीं कोई मुकदमा झूठा नहीं है। वो किसी भी स्तर पर जाकर, प्रोसिक्यूशन में जाकर वो अपनी बात रख सकते हैं। सिर्फ
कार्यकर्ताओं की सुध उन्हें चुनाव समय पर इसलिए आई है कि कार्यकर्ताओं के पास अभी तक नहीं गए तो कुछ तो सहानुभूति दिखानी थी, यह एक सिर्फ फेरा लगाने भर की कवायद है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर ब्रजेश पांडे मीडिया पैनलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संतोष सिंह गौतम जी उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रजेश जी, आपसे ही समझ लेता हूं, चूंकि आप दोनों जगह रह चुके हैं तो आपको हकीकत दोनों जगह की मालूम है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें कितना तथ्य है और भारतीय जनता पार्टी जो सफाई दे रही है वो कितना कथ्य है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये झूठे मुकदमे लादकर पार्टी दूसरे विपक्षी दल को कमजोर करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए पुरोहित साहब, एक बात स्पष्ट है, दिग्विजय सिंह जी जो भी कहते हैं आज तक कभी उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता और न कोई तर्क। जितनी भी बातें उन्होंने की है बाद में वो सारी बातें झूठी शब्द, जनता के बीच सहानुभूति उत्पन्न करने का, जनता के बीच जाने का। अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई स्टैंड नहीं बचा है कि हम जाके जनता के बीच 2023 में जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी बातें की उसको अब अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया और हम उस पर काफी कुछ सफल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में जो बातें की थी उस 1.5 साल के कार्यकाल में उसका 2% उसका इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह जी जिन जिन जगहों का उल्लेख कर रहे हैं उस पर हमारे देश के गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी बता चुका है। उन्होंने बताया कि बताइए आप ऐसे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक जिले का भी नाम बता दीजिए। आदरणीय गोपाल भार्गव साहब का उस पर बयान आ चुका है। हम समझते हैं कि ये न सिर्फ संविधान का कानून का माहौल बढ़ाना जैसी बात है, बल्कि पुरोहित साहब इस तरह की बातें करके दिग्विजय सिंह जी उसी तरह की घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस तरह से बटाला हाउस में भी इस तरह की बातें उन्होंने किया था। आज तक टेररिस्ट गतिविधियों में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो समाज का वातावरण किस तरह से कलुषित किया जा सके इसकी बात कर रहे हैं। अगर किसी ने अपराध किया है, अगर उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है, अपराध करेगा तब 302 का मुकदमा होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा तो 307 होगा। 151 की कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष पर दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी बताएं किस जिले में 151 के तहत किस कांग्रेस के कार्यकर्ता को एसडीएम ने या तहसीलदार ने 2-3-4 दिन तक जेल में रखा हो, ये जानते क्यों कांग्रेस का कार्यकर्ता बताए ना। किसी जिले में विंध्य क्षेत्र बता दें, वहां कौशल बता दें, मध्य भारत में बता दें, कहीं पे भी नहीं। केवल वो कोई बात बची नहीं बताने के लिए, तो लोगों की भी सहानुभूति कैसे बने ये बता करके लंबी चौड़ी बातें के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये पॉलिटिकल स्टैंड है, वो भी औदेमुख है। जी संतोष सिंह जी, ये पॉलिटिकल स्टैंड है? देखिए, ब्रजेश पांडे जी से पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं और मेरे मित्र हैं, और पहले ये कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी बिना किसी तथ्य के कोई बात नहीं करते। अब वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की बातों में कोई तथ्य नहीं होता। दूसरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र था, वचन पत्र था, उसके किसी वादे को पूरा नहीं किया। 2% वादे भी पूरे नहीं हुए। पहले ये कहते थे कि कांग्रेस ने अपने अधिकांश वादों को पूरा किया। तो अब किसकी बात में कितना दम है ये तो साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। पहले ये इनके सुर कुछ और थे, अब इनकी मजबूरी है कि इनके सुर बदल गए हैं। जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, दिग्विजय सिंह जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। सागर का मामला हो, भूपेंद्र सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का मामला रहा हो, गोविंद राजपूत द्वारा रहा हो, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के द्वारा रहा हो, कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर 2018 में हमने सरकार बनाई थी, जो चंद गद्दारों के कारण चली गई। तो कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और कार्यकर्ताओं की पूरी श्रद्धा कांग्रेस पार्टी के साथ है। और मैं ये समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी से कद्दावर नेता जो इसीलिए जाने जाते हैं कि हमेशा वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, दरी पर जाकर बैठ जाते हैं, गांव-गांव के कार्यकर्ताओं का नाम जानते हैं, गली मोहल्ले वार्डों के कार्यकर्ताओं का नाम जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की ये कवायद कोई नई नहीं है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े मिलते हैं। जी रमेश शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगर देखा जाए तो आज भी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके हर तहसील में, हर जिले में जीवंत संपर्क है। ज़मीनी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने जो ये आरोप लगाया है, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब राजनीति में कहीं ना कहीं एक बदले की भावना पनपने लगी है।
और ख़ासकर पिछली सरकार के कार्यकाल से ये चीज़ें बहुत चली। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो लोगों का राजनेताओं पर थोड़ा भरोसा कम हो रहा है, राजनीति पर भी भरोसा कम हो रहा है। और बदले की राजनीति में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सरकारों के दबाव में कई बार जो निस्वार्थ कार्य करता है, जो ज़मीन पर अपनी पार्टी के लिए लड़ता है, वो पिस जाता है। क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुकदमों के मामले में राजनीति में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, और ये गिरावट सभी दलों में थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं। उसको अगर आप देखेंगे कि जब भी चुनाव अगर होते हैं तो इस समय आप देख लीजिए कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज चल रहे हैं। वो सारे मुकदमे उन्होंने अपने उसमें भी डिक्लेरेशन जब नामांकन करते तो उसमें भी दाखिल करते हैं। एक बात हुई। दूसरा, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो थोड़ा सा आंदोलन ज़्यादा करती है, और आंदोलन ज़्यादा करती है तो हमेशा विपक्ष पर मुकदमे बनते ही बनते हैं। इससे पहले भाजपा जब विपक्ष में थी तो भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगाती थी कि जानबूझ करके राजनीतिक द्वेष से मुकदमे हो रहे हैं, और इस समय भी कांग्रेस विपक्ष में है तो वो ये आरोप लगा रही। कल को अगर ये तस्वीर बदल गई तो निश्चित रूप से इसमें होगी। जहाँ तक मेरा अनुभव बदले का मामला है, तो बदले का मामला कई वक्त वो जो प्रशासन में अधिकारी होता है, खासतौर से कलेक्टर होता है, थानेदार होता है, पुलिस होता है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनेता से, लोकल जो लीडर होते हैं खास तौर से, उनसे उनकी खुंदक रहती है। मान लीजिए कोई पार्षद ही है या कोई सक्रिय कार्यकर्ता है, वो छोटी मोटी बात को लेकर के अगर थाने में बार बार जाता है, प्रश्न इस बात का नहीं है कि वो सही जा रहा है गलत जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो थानेदार उस पर खुंदक रखता है, तो जब भी मौका आएगा वो उस पर मुकदमा दर्ज करेगा। ये अनुभव मुझे आपातकाल की रिपोर्टिंग के समय भी हुआ है, और बाद में जो आंदोलन हुआ, इससे पहले जो जेपी का आंदोलन हुआ था या उसके बाद के दिनों में भी मैंने देखा कि कई बार तो पकड़ पकड़ करके कुछ नेताओं ने, किसी राजनेता ने नहीं कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पकड़ पकड़ करके जो मुकदमे दर्ज होते हैं, तो कई वक्त ये जो प्रशासन है तो मोटे तौर पर अंग्रेज जरूर चले गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रशासन को, कलेक्टर को और एसपी को जो अधिकार होते हैं, ये सारी की सारी उसी तरीके से होती है। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि बाय द वे मुख्यमंत्री ने अगर कहा भी कि तुमने उस नेता के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया, तो वो जो जाकर के मंत्री को, विधायक को जाकर के समझाता है वो, तो उसमें फिर वो राजनेता चुप हो जाता है। मोटे तौर पर परिवर्तन अगर होता है तो परिवर्तन, ये जो 25, 30, 35 मंत्री बन गए हैं या कुछ विधायक 100 सभासद बन गए, इससे परिवर्तन नहीं होता। वो जो लाखों लोग हैं प्रशासन तंत्र में, वो तो वही के वही रहते हैं, इधर के बजाय उधर होते हैं। तो ये जो मुकदमे दर्ज होते हैं, ये उनकी मानसिकता से दर्ज होते हैं। तो राजनेताओं को दो चीज़ों को समझना चाहिए। एक, सबसे पहले तो राजनीति में शुचिता रहे, प्रदर्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मर्यादा भी रहनी चाहिए, और ये जो उनको मौका ना मिले, ये थोड़ी सी राजनीति में। और एक बात कह करके मैं 1 मिनट और लूँगा, ये बात भी आपकी सही है, राजनीति में जो सौजन्यता हुआ करती थी, एक दूसरे दलों के प्रति जो सौजन्यता था, सद्भाव था, आत्मीय था, उसमें तो गिरावट आई है। और ये गिरावट चूंकि मानवीय स्वभाव में ही आ रही है, परिवार भी टूट रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, तो राजनीति में भी वो गिरावट, एक दूसरे से दूरियां तो बढ़ेंगी उसमें। संतोष सिंह जी, ये तो सरकारों का चरित्र रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जब आपकी सरकार थी तब आपने भी यही सब किया था, अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस ले लिए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादने शुरू कर दिए थे, और जो माफियाओं के खिलाफ अभियान था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान किया गया था। इस प्रकार की मतलब आती रहती हैं बातें, तो सरकारों के चरित्र एक से ही रहते हैं। नहीं नवीन जी, इसमें बहुत फर्क है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जितने विपक्षी दलों को आज परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी से लेके जितने भी विपक्षी नेता हैं, सबको परेशान किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन, ये सब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एजेंसियां बन गई हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। गुजरात के गृह मंत्री होते हुए, गुजरात एक प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए अमित शाह जी का तो देखा तो है आपने, उनको कैसे? मैं कह रहा हूँ नहीं तो अमित शाह जी तो सीरियस, उन पर एलिगेशंस लगे हैं। बीबीसी की रिपोर्टों को क्यों दबाया गया? बीबीसी की रिपोर्टें आने देते, देश फैसला करता कि क्या है क्या नहीं। उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के बारे में कई खुलासे थे। नवीन जी, मैं यहाँ बात दूसरी कर रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि एक क्षण को मान भी लिया जाए कि विपक्षी नेता करप्ट है या उन्होंने कोई अपराध किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग दूध के धुले कि जिनके ऊपर एक भी ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा जैसे लोग आज बिल्कुल उसमें वॉशिंग मशीन में धुल के सफेद हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र इनका मार्गदर्शन कर रहा है, वही प्रदेश की सरकारें लागू कर रही है। शिवराज सिंह चौहान वही फॉलो कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी केंद्र में कर रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, कांग्रेसी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, मीडिया की रिपोर्टें भी बार बार ये दिखाती हैं कि किस प्रकार से दबाया जा रहा है हर जगह। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये मुद्दा जायज मुद्दा उठाया है, तो इससे कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा कि हाँ, कोई एक कद्दावर नेता उनके साथ खड़ा है जो कमलनाथ जी के साथ मिलकर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। और हमारा कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, उसे लगेगा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है। मैं बिल्कुल उचित समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने सागर से लेकर हर जगह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बदनावर जैसे क्षेत्र जहां पर इनकी खुली गुंडागर्दी चल रही है, उसके इस मुद्दे को उठाया है और कार्यकर्ता बेहद मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। ये खुली गुंडागर्दी करार दे रहे हैं ब्रजेश जी। नवीन साहब, अब आप देख लीजिए, बहुत अच्छी बात रमेश शर्मा जी ने किया था और आपने बिल्कुल सही दिशा पे सवाल किया था, लेकिन उसका जवाब एक घुमा फिरा के जलेबी की तरह दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। लोग 1.5 साल का काल कैसे भूल जाते हैं? बल्ला भवन में बैठ करके दलाली गड्ढा तो बनाया गया था, चुन चुन के उन भाजपा के कद्दावर नेताओं को, उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में लादा गया था। विंध्य प्रदेश का इलाका हो, मध्य भारत का इलाका हो, महाकौशल का इलाका हो, ऐसे हम आपको दर्जनों नाम गिना सकते हैं जहां पर कि बताया गया था कि ये सारे के सारे लोग चूंकि भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस जिस तरह से सोच रखती है उसी तरह से वो बातें करती है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह का ये बयान बिल्कुल 2 कौड़ी का बयान है। मैंने आपसे कहा ना कि दिग्विजय सिंह की कानून के जानकार है, दिग्विजय सिंह भी मेरी तरह इंजीनियर है और लायक है। दिग्विजय सिंह जी बता दें कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इस तरह के मुकदमे हुए और कहाँ इस तरह के मुकदमे आज पड़े हुए हैं, और जितनी भी बातें उन्होंने किया, हवा में बातें किया है। बताइए ना कि साहब चंबल संभाग में यहाँ इतने मुकदमे कायम हुए, विंध्य प्रदेश में यहाँ इतने मुकदमे किया है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। 2% भी मुकदमे कायम नहीं हुए। जो हुए हैं किसी के व्यक्तिगत मुकदमे हैं, किसी के जमीन जायदाद के मुकदमे, किसी के पर्सनल, जैसे रमेश शर्मा जी ने कहा 2 भाइयों के बीच का झगड़ा हो गया, उसमें कहते साहब ये इसमें कांग्रेस के नेता फंसे हैं, भाजपा कर रही है। अब एक भाई उसमें अगर कांग्रेस का या भाजपा का है, स्वाभाविक बात है साई नेता ने कुछ किया हो, लेकिन इसमें कोई स्टालवर्ड नेता का कहीं कोई रोल नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी पूर्वाग्रह से इस तरह के मुकदमों में नहीं बढ़ती, बल्कि वो समग्र विकास दिशा में कार्य करती है। तो एक विजनरी पॉलिटिक्स करती है, उसका एक आइसोमेट्रिक प्लान है प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को पहुंचाने का, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी साहब की योजनाएं हो, चाहे इसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी की योजनाएं हो, वो आम जनता तक पहुंचे, उस क्रियान्वित हो। हम उस दिशा में काम करते हैं, हम किसी को मुकदमे के उसमें नहीं फंसाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या बताएगी अपोजिशन में रहने के बाद कि हमने इस बीच में जब कोरोना काल में जो है, कोरोना काल के बाद जो समय हमको मिला, इस बीच में ऐसा कार्य नहीं किया, विपक्ष में रहते हुए भी ऐसे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किए जो जिससे जनता कहित हो, जनता के संरक्षण संवर्धन की बात जुड़ी हो। तो कांग्रेस अब क्या करी, दिग्विजय सिंह को बुला के खड़ा कर दिया साहब कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रमेश जी, इनका कहना यह है कि ये चूंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, तो अब एक बेचारा बनने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि पहले पार्टी तोड़ी और अब जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की बात जो है दिग्विजय सिंह जी ने छेड़ी है। चूंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्हें मालूम है कि ये बात अगर चर्चा में आएगी तो लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। देखिए, मोटे तौर पर एकाध कोई अधिकारी ऐसा हो और जानबूझ करके कोई मुकदमा दर्ज, ये तो हो सकता है, लेकिन सारी की सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो जान करके विपक्ष पर मुकदमे दर्ज कर रही हैं। मैं समझता हूं इस मामले में राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिन दिनों मध्य प्रदेश बना नहीं था, विंध्य प्रदेश था, एक मिनिस्टर पर आरोप लगा और गिरफ्तार हुए मिनिस्टर। तो कुल मिलाकर तो क्या एजेंसी खराब थी? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनके वित्त मंत्री पर आरोप लगा,
और त्यागपत्र हुआ। और जानते हो वो आरोप पार्लियामेंट में किसने उठाया था? फिरोज गांधी जी ने मामला उठाया था। तो कुल मिलाकर के, या मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कैबिनेट का मंत्री जेल गया, सांसद जेल गए। तो एजेंसियों पर हमको ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इंडिविजुअल कोई मामला अगर ऐसा होता है तो उस पर हम बिल्कुल जरूर करें, और उस पर दोनों दलों को भी, सरकार को भी फिर ऐसे अधिकारी का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन एजेंसियों को हमको अभी छोड़ करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं, तो उसमें अगर कोई एक आध कोई ऐसा मामला आता है तो उसको हमको उठाना चाहिए। और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो एक दूसरे पर आरोप तो इस तरीके से लगेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को तैयार भी रहना चाहिए। संतोष जी, आपको क्या लगता है, मतलब कि पूरा सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और अब हम बिल्कुल जंगल राज में हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही? देखिए क्या हो रहा है आपको मतलब मुझे तो लग रहा है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब अपन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखिए, खुद ही आपके बड़े नेता हैं राहुल जी, उन्होंने जब अमेरिका और यूरोप को कहा कि अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र की स्थापना में मदद नहीं कर रहे, अब जिन्होंने हमें 300 साल अपने जूतों के नीचे रगड़ा हो, उनसे हम क्या उम्मीद करें? नहीं, देखिए नवीन जी, पहली बात तो ये तथ्य आप थोड़ा सा अलग बता रहे हैं। मैं राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा था। राहुल जी ने कहा था कि भारत अपनी खुद व्यवस्था करने में सक्षम है, भारत का लोकतंत्र अपने आप में मजबूत है। अरे आप इंटरनेशनल तमाम पेपर से मैं रिपोर्ट छपी है ना, तो मैं हुआ था, मैं भी वही जर्नल्स पढ़ के बोल रहा हूँ। मैं पहली बात आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी ने यह नहीं कहा था। दूसरा, मैं रमेश शर्मा जी की बात को अभी सुन रहा था। रमेश शर्मा जी ने कहा कि एजेंसियां खराब नहीं होती हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये ऐसा उदाहरण हुआ था कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। मनमोहन सिंह के समय भी ऐसा हुआ था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब किस समय की बात बता रहे हैं? कांग्रेस युग की बात बता रहे हैं। 2014 के बाद का भारत बदल चुका है। 2014 के बाद का रमेश शर्मा जी ने कोई उदाहरण नहीं दिया कि मोदी सरकार में किसको, येदियुरप्पा को जेल की कि नहीं की, किस भ्रष्ट को जेल पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के नेताओं को जरूर जेल पहुंचा दिया होगा, विपक्षी दलों के अनेक नेताओं को जरूर कर दिया होगा। और जो रमेश शर्मा जी ने उदाहरण दिया कि कांग्रेस पर कार्रवाई हुई कांग्रेस के समय में, तो ये तो भैया आदिकालीन भारत की बात है। 2014 के पहले जो आदिकालीन भारत हो गया है, आज के आधुनिक भारत में नरेंद्र मोदी युग में यह संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी युग में केवल यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब भूले हुए हैं। अपनी बारी बोलिएगा, इनकी बारी है, अंतिम चरण में ये तीसरा राउंड है, इन्हीं की बारी है। इनको ये बात याद रखना चाहिए कि ये कैसे पूछ जाते हैं गोधरा कांड के बाद जब कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, संतोष जी अब 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में देते हैं, लास्ट मिनट में जरा ब्रजेश जी जरा 30-40 सेकंड और सुन ले। कांग्रेस पार्टी की सरकार ब्रजेश जी सुन लेते हैं जरा 30 सेकंड, फिर और मैं अंतिम चरण में चल रहा हूँ। मेरी बात हो जाए उसके बाद आप अपनी बात करें। आपकी बात जरा 30 सेकंड में खत्म करेंगे, समय की सीमा है। देखिए नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने रमेश शर्मा जी की बात का जवाब दिया। आदरणीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिए 2014 के पहले की, मैंने ये कहा केवल 2014 के बाद ऐसा उदाहरण मुझे लगता नहीं कि कहीं मिलेंगे। अरे 2014 के बाद ऐसा उदाहरण है क्या? ब्रजेश जी मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए मैं पूछ लेता हूँ। ब्रजेश जी ये कैसे भूल जाते हैं? 2014 के बाद का कोई उदाहरण है ऐसा निष्पक्षता का? कांग्रेस की 2014 के बाद पूछ रहे हैं संतोष सिंह जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई उदाहरण है कि उनकी सरकार में उन्होंने अपने ही मंत्रियों को अरेस्ट किया हो या किसी विधायक को किया हो या कोई वैसी कार्रवाई की हो? ये तो सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में हुई है और अभी तो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों में ही आपको भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए पुरोहित साहब, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो भी चीजें आई हैं, सामने आई हैं, अगर लगा है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है तो हमारी पार्टी ने न कभी किसी के साथ अन्याय किया है, सबके साथ चाहे वो समाज के किसी गंभीर मुद्दे पे आपकी आवाज का सभी वर्ग को साथ लेकर समग्र विकास में भारतीय जनता पार्टी ने योगदान किया है। रहा सवाल सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, सभी चीजें जितनी है भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग नहीं करती। प्रतिक्रिया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एजेंसियां अपना कार्य करती है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। वो वही करती है जो न्यायालयीन प्रक्रिया हो। रमेश जी
जो संतोष सिंह जी ने सवाल उठाया है कि ये उदाहरण जो है ये कांग्रेस के शासनकाल थे, भारतीय शासनकाल के उदाहरण थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता का या निष्पक्षता का ऐसा कोई उदाहरण बहुत पेश कर नहीं मोटे पाया। तौर पर अगर आपको याद हो, जब गोवा में गठबंधन सरकार थी भाजपा की, तब एक मंत्री पर आरोप लगा और त्यागपत्र हुआ। कर्नाटक में भाजपा के एक मंत्री थे, उन पर त्यागपत्र हुआ, और महाराष्ट्र से एक सांसद हैं, उन पर कार्रवाई हुई है और मुकदमा अभी भी ईडी का चल रहा है उनके ऊपर। जी जी, चलिए समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मुकदमों का दौर है और ये मुकदमा जो है वो बदले की भावना से राजनीति में एक दूसरे पर थोपे जा रहे हैं। वैसे तो राजनीति का चरित्र ये रहा है कि सरकारों का चरित्र अलग है और विपक्ष का चरित्र अलग है, और जब विपक्ष सरकारों में आता है तो सरकार की मूल भावना अलग होती है, ये चलता रहता है। लेकिन अगर हमने देश की तमाम एजेंसियों को संदेह के घेरे में देखना शुरू कर दिया तो लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र में भरोसा उठता चला जाएगा कि अगर सब कुछ भ्रष्ट है और सब कुछ सरकार के दबाव में और इस स्थिति में है तो फिर ठीक है, फिर भारत जोड़ो की जगह भारत जागो यात्रा निकालिए, शंखनाद कीजिए, सड़कों पर आइए। अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं तो फिर प्रतिरोध का जो स्तर है वो और कड़ा करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कह रही है कि सरकारों की स्थितियां ऐसी हैं, जनता को भी ये समझना पड़ेगा, बाकी राजनीतिक दलों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार के कृत्य हुए तो कहीं ना कहीं स्तरहीनता के जो आरोप हैं उसमें राजनीति का भी बेड़ा गर्क होगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।